इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, राइट। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो टर्म 1 का एग्जाम है वो टोटल एमसीक्यू बेस पर होने वाला है ना, इसमें कुछ भी थ्योरी नहीं आने वाली है आपको। बट इतना ज़रूर पता होगा आपको कि एमसीक्यू क्वेश्चन प्रिपेयर करने के लिए हमको थ्योरी से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। थ्योरी में तो हम थोड़ा लिख भी देते हैं, गप भी मार देते हैं, कुछ उटपटांग चीज़ें हम डाल भी देते हैं एक्स्ट्रा, बट जो हमारा एमसीक्यू होता है वो एकदम स्टिक पॉइंट पे आता है। हमें आपके 4 ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर फिल करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा तो आपकी बुक को रीड भी करना पड़ेगा। इन केस आप बुक रीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करिए, आप हमारे एमसीक्यू को पढ़िए, बिल्कुल इनको एकदम आप ध्यान से पढ़िए, समझिए कि किसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या होगा। बच्चों सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप क्वेश्चन को ही अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको थोड़ा तो समझ में आएगा ही कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और इन 4 ऑप्शन में से उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि उन चारों में से ही कोई आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप शांति से क्वेश्चन को ही अच्छे से रीड करोगे तो आपको वो सारी चीजें पता चल जाएगी। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है बच्चों, आराम से अभी भी आपके पास 1 मंथ का टाइम है, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ लग जाइए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगा ही। तो चलिए बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए हमारे साथ चलिए आप भी, और आप भी अपना एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस हमारे साथ देंगे, और जो भी आप स्कोर कर पा रहे हैं, जितना भी चाहे वो 10 हो, 20 हो, 45 हो, 35 हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, अ वेबसाइट टू प्रोवाइड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज टू द सिटीजन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब वो क्या है, एक ऐसी वेबसाइट है जो क्या करती है, आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारे सिटीजन्स को, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है। आई होप बच्चों आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने आपसे क्या पूछा है कि वेबसाइट जो हमको प्रोवाइड करती है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन सर्विसेज टू द सिटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सिटीजन की हेल्प कर रही है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, राइट। देखिए ऑप्शन नंबर ए है बच्चों हमारा ई बिजनेस, ऑप्शन नंबर बी है ईमेल, ऑप्शन नंबर सी इज ई गवर्नेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज ई लर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, आपको ऑनलाइन सर्विसेज मिल रही है, मतलब सर्विस मतलब किसी भी तरह का बिजनेस हो रहा है, जैसे कि आपका अमेजोन है, आपका फ्लिपकार्ट है, ये क्या है, आपकी ऑनलाइन सर्विसेज है, जोमेटो है, स्विगी है, ये सब क्या है बच्चों, ऑनलाइन बिजनेसेस का काम करते हैं। ये क्या करते हैं, आपको आपके घर पे, आपके डोर स्टेप पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको न्यूज़पेपर रीड करना है तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन दैनिक भास्कर डाल दोगे, या आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप ऑनलाइन डाल दोगे द हिंदू। तो ये सब क्या है बच्चों, बिजनेस है ना। तो इसलिए आप इनको क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस कहाँ पर चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे हैं, ई बिजनेस है, इसलिए आप इसको क्या कह सकते हो, ई इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो जो जितनी भी आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और सर्विसेज से रिलेटेड वेबसाइट होती हैं वो किन के अंदर आती है बच्चों, आपके ई बिजनेस के अंदर आ जाती हैं, राइट। चाहे वो आपका न्यूज़पेपर हो, है ना, फूड डिलीवरी वेबसाइट हो, आपकी ऑनलाइन क्लोथिंग वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, तो ये सारी किसके अंदर आ जाएंगी, आपके ई बिजनेस के अंदर, राइट। तो ईमेल तो आप सभी को पता ही है, आप सभी ने किया ही होगा। ई गवर्नेंस और ई लर्निंग मतलब जो आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट से, जैसे कि आप अभी ऑनलाइन ये पढ़ रहे हैं, ये भी क्या है, एक ई लर्निंग है। बायजूस से आप पढ़ते हैं वो भी क्या है, ई लर्निंग है। वेदांतु से आप पढ़ते हैं वो भी क्या है, ई लर्निंग है ना। डिस्टेंस लर्निंग मतलब किसी विदेश के किसी कॉलेज में आप बैठ के घर में ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो भी क्या है, ई लर्निंग है। तो आई होप बच्चों आप सभी समझ गए होंगे इन चारों ऑप्शंस के मीनिंग कि ई बिजनेस क्या होता है, राइट। तो आई होप आप सभी का आंसर भी करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ई बिजनेस होता क्या है। आई होप बच्चों आप एग्जाम में कोई भी ये क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे। ओके चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, द वेबसाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी विच अलाउ इट्स कस्टमर टू पे बिल्स ऑनलाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक वेबसाइट है जो क्या करती है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसका बिल वहाँ पर कस्टमर कैसा भरता है, ऑनलाइन अपना बिल पेमेंट करता है। तो वो ऑनलाइन बिल पेमेंट जो कर रहा है वो किसके थ्रू करेगा, तो आपको यहाँ पर ये बताना है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने सेम वही ऑप्शन आ गए जो कि हमारा ई बिजनेस, एक मिनट, ई बिजनेस, ईमेल, ई गवर्नेंस और ई लर्निंग, राइट। मैंने इसीलिए यहाँ पर डबल क्वेश्चन लिया है ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो सके। सेम पहले क्वेश्चन में क्या था कि एक ऐसी वेबसाइट थी जो आपको ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, वो किसके अंदर आ जा रही थी, आपके ई बिजनेस के अंदर। और यहाँ पर एक वेबसाइट है जो क्या कर रही है, एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, तो कस्टमर के पास उनका पेमेंट का बिल्स भी आ रहा है, तो वो बिल्स को कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन पे कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो वो भी क्या हो गई, एक ई बिजनेस हो गया। जैसे कि हमारा आप जो आजकल बिल पेमेंट करते हो ऑनलाइन, गूगल पे से कर देते हो, फोन पे से कर देते हो, अपने क्रेडिट कार्ड से कर देते हो, डेबिट कार्ड से बिल पेमेंट कर देते हो। तो ये सारी चीजें बच्चों किसके अंदर आ जाती है, आपके ई बिजनेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ऐसी वेबसाइट जो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रही है कि वो अपने पेमेंट्स, अपने ऑनलाइन बिल्स, वाटर का बिल, बिजली का बिल या जितनी भी तरीके के बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड बिल या जो भी उनका पर्सनल बिल्स हैं, उनको वो किसी वेबसाइट के थ्रू पे कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपके ई बिजनेस के अंदर ही काउंट होगा। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो भी बिजनेस के अंदर आएगा, और यहाँ पर आप बिल पेमेंट कर रहे हो तो ये भी क्या है, एक तरीके की सर्विस है, राइट। तो ये भी किसके अंदर आ जाएगी बच्चों, ई बिजनेस के अंदर आ जाएगी। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, the website of a school which allows the student to go through the various lessons in their subject is an example of। अब यहाँ पर भी देखिए सेम ऑप्शन हमने लिया है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक स्कूल है, उसकी वेबसाइट है जो अलाउ करती है स्टूडेंट्स को कि वो डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पर अपने लेसन्स या अपने सब्जेक्ट को वो देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसका एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पर हम इतना तो समझ गए कि ये वेबसाइट जो बनी हुई है वो किसके ऊपर बनी हुई है, लर्निंग के ऊपर बनी है, एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट है। तो ऑब्वियस सी बात है ई बिजनेस तो उसके अंदर कतई भी नहीं आने वाला है, राइट। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ईमेल। तो ईमेल तो सिंपल है बच्चों, ईमेल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईमेल में तो हम क्या कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, अटैचमेंट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर ईमेल भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस से रिलेटेड मतलब जितनी भी स्कीम निकल रही है, जितने भी मतलब एमओयू साइन हो रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम हो रही है, उनका जो पोर्टल है वो किसके अंदर आ जाता है, ई गवर्नेंस के अंदर। और यहाँ पर हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। ऑनलाइन स्टडी करने के लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यूट्यूब, राइट। तो यहाँ पर क्या था कि एक ऐसी वेबसाइट थी जो स्कूल ने बनाई थी अपने बच्चों के सहूलियत के लिए, कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो कोई भी सब्जेक्ट के मटेरियल को सर्च करने के लिए, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ई लर्निंग का, राइट। क्योंकि स्कूल ने क्या किया, एक वेबसाइट प्रिपेयर की है स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशनल वेबसाइट है जहाँ पर वो अपने सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, उनके मार्क्स देख सकते हैं, जितनी भी मतलब वेबसाइट में चीज़ें इंक्लूड हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वो बच्चे देख सकते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें बच्चों एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ई लर्निंग का, ओके। तो आई होप बच्चों आपको ये ऑप्शन से भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है वेब एड्रेस ऑफ नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपसे वेब पोर्टल जो हमारा नेशन है इंडिया, उसका वेब एड्रेस क्या है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन है बच्चों हमारे पास india.gov.in, यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी goi.gov.in, नेक्स्ट है बच्चों ncrt.nic.in, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी जो नेशन है, आप अपना जो इंडिया है, उसका वेब एड्रेस क्या हो सकता है।
तो सिंपल GOI का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो हमारा वेब पोर्टल नहीं है, इसीलिए हमारा वेब पोर्टल क्या होगा, india.gov.in। और NCERT NIC.in ये किस चीज़ का पोर्टल है, आपकी जो बुक है NCERT ये उसका वेब पोर्टल है। तो बच्चों ये बात को ध्यान रखिएगा कि आपका जो नेशन है इंडिया, उसका वेब एड्रेस क्या है, india.gov.in, राइट। nic.in भी आप कर सकते हो, या अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे gov जरूर मिलेगा, राइट। india.com आप नहीं कर सकते क्योंकि कॉम का यहाँ पर मतलब होता है कमर्शियल, राइट, और gov का मतलब यहाँ पर होता है government.in, ओके, इनका मतलब इंडिया। देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, अ फॉर्म थ्रू which users interact and IT application is a part of। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अ फॉर्म मतलब एक ऐसा फॉर्म है जिसे यूजर क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है विद इन एन IT एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ, मतलब वो एक एप्लीकेशन है, तो ये किस चीज का पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी है फ्रंट एंड, ऑप्शन नंबर सी इज बैक एंड, एंड ऑप्शन नंबर डी इज जावास्क्रिप्ट। मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की है और आपके सामने एक फॉर्म ओपन हुआ है जिसको आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर लिखा है आपका नेम, आपका लास्ट नेम, आपकी DOB, या जो भी रिलेटेड एप्लीकेशन है, या आपका 12th का फॉर्म है, या किसी भी वेबसाइट का फॉर्म है आप कह सकते हैं, या नेवी का फॉर्म है, राइट। तो वो फॉर्म आप देख पा रहे हो, उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपसे वो पूछा गया है, राइट। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस क्या है, ये तो होता है कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब क्या होता है आपका जितना भी रिकॉर्ड होता है, नाम, लास्ट नेम, मतलब आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो फिल में आप जो भी एंट्री डाल रहे हो वो कहीं पर सेव हो रही है, तो वो जहाँ पर सेव होती है बच्चों वो क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस कहलाता है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर फ्रंट एंड, और जो उसका आप यूजर व्यू देख पा रहे हो, मतलब जो भी चीजें आपको दिख रही है सामने विजुअली, मतलब कि यहाँ पर डेट लिखना है, यहाँ पर आपका मतलब इमेज अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको साइन अपलोड करना है, तो वो जो आपको चीजें दिख रही है वो क्या है, आपका फ्रंट एंड है। बैक एंड क्या होता है कि जिस भी लैंग्वेज पे वो फॉर्म प्रिपेयर किया गया है, तैयार किया गया है, या उस पे जो भी कोडिंग की गई है वो क्या कहलाता है, आपका बैक एंड कहलाता है। और जावास्क्रिप्ट क्या होता है बच्चों की, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है कि वो क्या करता है, जैसे कि आपने कुछ भी प्रोग्राम रन किया, बाय चांस आपने कभी HTML का कोई प्रोग्राम बनाया होगा, राइट। HTML के प्रोग्राम को आपने कहीं पे रन किया गया होगा, तो जिस भी ब्राउजर पे वो रन होता है वो क्या कहलाता है, उसका जावास्क्रिप्ट कहलाता है, राइट। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो जो भी आप फॉर्म देख पा रहे हो, उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, तो वो किस एप्लीकेशन का पार्ट होता है, आपकी फ्रंट एंड IT एप्लीकेशन का वो पार्ट होता है, राइट। तो जिस भी चीज को हम देख पाते हैं वो क्या होता है, आपका फ्रंट एंड कहलाता है, और जहां पर भी वो लैंग्वेज कोड की जाती है वो आपका बैक एंड कहलाता है, और जो भी डेटा आप उसमें एंटर कर रहे हो वो किसी लोकेशन पे जाकर स्टोर हो रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका डेटाबेस कहलाता है। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, अ गुड फ्रंट एंड इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक अच्छा फ्रंट एंड क्या होता है। अ गुड फ्रंट एंड इज कंसिस्टेंट, यूजर फ्रेंडली, नीदर ऑफ अबव और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बच्चों कि एक अच्छा फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सही बात है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ये भी सही बात है, नीदर ऑफ द अबव ये तो गलत है, बोथ ए एंड बी हाँ करेक्ट। तो आपका जो फ्रंट एंड होना चाहिए बच्चों वो कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब जिन भी यूजर के लिए वो फॉर्म प्रिपेयर किया गया है वो यूजर उस फॉर्म को अच्छे से समझ सके, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो वो उस फॉर्म को समझने के लिए, कि भाई वो समझ ही नहीं पा रहा है कि यार इस फॉर्म में करूँ तो करूँ क्या, इतनी हार्ड उसकी लैंग्वेज कर दी गई है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको एक सिंपल से फॉर्म को फिल कैसे करना है, राइट। तो आपका जो एक फ्रंट एंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ओके चलिए अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है मिस्टर एक्स इज एन इन्फॉर्मेनियाक
इट मीन्स, तो मतलब जो मिस्टर एक्स है वो कैसे हैं, इन्फॉर्मेनियाक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन्फॉर्मेनियाक जो वर्ड यूज किया गया है वो क्यों यूज किया गया है, मिस्टर एक्स ऐसे क्या है जिनके लिए इन्फॉर्मेनियाक वर्ड यूज किया गया है। एक सेकेंड बच्चों, देखिए ऑप्शन से चलते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, यूजेस इंफॉर्मेशन केयरफुली, वो अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ही केयरफुली यूज करते हैं, इसलिए उनको इन्फॉर्मेनियाक कहा गया है। यूजेस कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन, वो हमेशा कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का यूज करते हैं, इसलिए उनको इन्फॉर्मेनियाक कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी है, रिस्पॉन्ड टू ऑलमोस्ट ऑल हीज एसएमएस, ईमेल्स एक्सेट्रा, मतलब उनके पास जितने भी मैसेज, जितने भी ईमेल्स आते हैं वो सबका रिस्पॉन्स प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर टाइम पे करते हैं, इसलिए उनको इन्फॉर्मेनिया कहा गया है। या फिर ट्राइज टू गेट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, हमेशा वो ट्राई करते हैं कि वो सामने वालों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, राइट। तो यहाँ पर आपसे इन्फॉर्मेनियाक पूछा है, तो वो कैसे इन्फॉर्मेनियाक का मतलब ये हो जाएगा, रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट ऑल हीज एसएमएस एंड ईमेल, मतलब वो अपने सारे ईमेल, सारे मेल्स का प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए लोग मिस्टर एक्स को इन्फॉर्मेनियाक कहते हैं। जैसे कि आप में से भी कई बच्चे होंगे इन्फॉर्मेनियाक, जो आप अपने हर व्हाट्सएप एसएमएस का प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं, हर टेक्स्ट मैसेज का रिस्पॉन्स करते हैं, अपने प्रॉपर ईमेल्स को चेक करते हैं कि किसी ने कोई मैसेज तो नहीं कर दिया, या जब भी अपना मोबाइल देखते हैं तो चेक करते ही रहते हैं कि भाई कोई मैसेज आया तो प्रॉपर रिस्पॉन्स करो, व्हाट्सएप आया तो रिप्लाई करो, इंस्टाग्राम किया किसी ने तो रिस्पॉन्स करो। तो ऐसे पर्सन को ही क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेनियाक कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी हर प्रॉब्लम, मतलब हर इंफॉर्मेशन या हर मेल्स को क्या करते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्स करते हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ पर आप ये भी समझ गए होंगे कि इन्फॉर्मेनियाक का मतलब क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या है, डेटाबेस है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक तरीके की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है, जो कोई सॉफ्टवेयर है वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, पाइथन, HTML, ये सब क्या है बच्चों, आपकी जावा स्क्रिप्ट, ये सब क्या है, आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जावा स्क्रिप्ट भी क्या है, आपकी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही है। ये जावा स्क्रिप्ट जो है आपका बच्चों, वो डेटाबेस नहीं हो सकता, फ्रंट एंड नहीं हो सकता, बैक एंड नहीं हो सकता, तो जावा स्क्रिप्ट क्या होगा, आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगा। याद रखिएगा, जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। वंस यू लोड, एक सेकेंड बच्चों, once you load the suitable program and provide required data, okay, now set, देखिए, once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention, this feature is known as, मतलब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास क्या है, एक सुटेबल प्रोग्राम है जो आपको प्रोवाइड करता है जो भी डेटा आपको चाहिए, जिसमें क्या करता है, जिसमें कंप्यूटर में जिस कंप्यूटर में ह्यूमन का इंटरवेंशन की मतलब ज़रूरत नहीं होती, मतलब वहाँ पर ह्यूमन का इंटरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऐसे फीचर को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है, राइट। तो चलिए ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इज वर्सेटैलिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑटोमेटिक। तो सिंपली यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है बच्चों, ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लोड करना है जहाँ पर आपको जब भी जो डाटा आपको चाहिए, रिक्वायर्ड डाटा जो आपको चाहिए, वो आप कंप्यूटर से कमांड करो और वो आपको आपका डेटा फैच करा कर दे दे। मतलब यहाँ पर सारा रोल किसका होने वाला है, कंप्यूटर का ही होने वाला है। इसमें ह्यूमन के इंटरवेंशन की या ह्यूमन के इंटरप्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे फीचर को क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक कहा जाता है। जैसे कि आपने कई चीज़ें देखी होगी कि ऑटोमेटिक मशीनें होती है कि भाई
आटा डाल दो रोटी बन के तैयार हो जाएगी, है ना। ऐसी कई तरीके की चीज़ें हैं कि आपने बैटर रखा है माइक्रोवेव में, वो ऑटोमेटिक बन के आपका केक रेडी हो चुका है। आपने क्या किया, कंप्यूटर से डिमांड की कि भाई मुझे इस पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, वो आपको फेच करके दे देगा। वहाँ पर क्या है, ह्यूमन के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ज़रूरत क्यों पड़ रही है ह्यूमन के इंटरवेंशन की? सिर्फ कमांड करने के लिए। सिर्फ क्या चाहिए उसको, डेटा चाहिए, मतलब वो सिर्फ क्या कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है और उसको वो क्या कर रहा है, डिमांड उसको सप्लाई कर रहा है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर था बच्चों ऑटोमेटिक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। Which of the following is the first computer use stored program concept? तो यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है कि उनमें से वो कौन सा कंप्यूटर है जिसमें सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था, राइट। तो पहला है बच्चों यूनिवैक, ऑप्शन नंबर बी है एनिएक, ऑप्शन नंबर सी है एडसेक एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है बच्चों कि वो कौन सा प्रोग्राम है वो कौन सा कंप्यूटर है जिसमें सबसे पहले स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था। तो बच्चों वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो यहाँ पर बच्चों क्या होता है, ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये क्या था, हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें आपका प्रोग्राम स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का यूज किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा, आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉनिक, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। आई होप बच्चों आप सभी को ये फुल फॉर्म याद रहेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है EDSAC, एडसेक भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों हमारा, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूजेस सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मतलब इनमें से आपको क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है कि इनमें से हमको कौन सी चीज की जरूरत होगी कि जब एक ही कंप्यूटर को एक से ज्यादा पर्सन सेम टाइम पे यूज करते हैं। तो देखिए ऑप्शन से चलते हैं। पहला है बच्चों लाइट पेन, ऑप्शन नंबर बी इज माउस, ऑप्शन नंबर सी इज डिजिटाइजर एंड ऑप्शन नंबर डी इज टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या होता है, ये एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिससे क्या होते हैं सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक टर्मिनल बना होता है, मतलब ये एक मेन कंप्यूटर होता है और इससे क्या होते हैं ये सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े होते हैं और सेम टाइम पे ये क्या कर सकते हैं, अपना डाटा एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि ये सेंट्रल कंप्यूटर हो गया और इससे जो टर्मिनल अटैच है और टर्मिनल से जितने भी कंप्यूटर अटैच है वो क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पे सारा डेटा वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, राइट। What is required when more than one person uses central computer at the same time? अगर मतलब एक से ज़्यादा पर्सन सेंट्रल कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कौन से डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, टर्मिनल की वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी। लाइट पेन तो क्या है, एक एसेसरी है, माउस भी एक एसेसरी है जो क्या है आपका इनपुट डिवाइस कहलाता है। ये डिजिटाइजर हो गया और ये आप क्या हो गया, राइट आंसर दैट इज टर्मिनल। ओके, देखिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, मतलब कंपाइलर क्या है, एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है जो क्या करता है। चलिए ऑप्शन से, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो मतलब वो क्या करता है, ट्रांसलेटर आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और नेक्स्ट है बच्चों बी आपका, ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। मतलब वो क्या करता है, आपका जितना भी सोर्स प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट कर देता है आपके मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। ओके, ऑप्शन नंबर सी है इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। मतलब ये जो आपका कंपाइलर होता है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूटर काउंट होता है और जो कंपाइलर है उसका काम ही क्या होता है, ट्रांसलेट करना। मतलब एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में क्या करना, कन्वर्ट करना। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज को वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, है ना।
सोर्स प्रोग्राम को किस में ट्रांसलेट करता है, मशीन लेवल प्रोग्राम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ दी अबो। तो कंपाइलर क्या क्या कर रहा है, आपके इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है, सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन अ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, मतलब ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दी अबो। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वो डिफरेंस क्या होता है, मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, मेमोरी इज टेम्परेरी एंड स्टोरेज इज परमानेंट, ठीक है देखते हैं। मेमोरी इज परमानेंट एंड स्टोरेज इज टेम्परेरी, ये भी देख लेते हैं। मेमोरी इज स्लो, स्टोरेज इज फास्ट, ये भी देख लेते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, जो भी मेमोरी होती है आपकी वो क्या होती है, टेम्परेरी होती है, और जो भी आपका स्टोरेज क्या होता है वो परमानेंट होता है। मतलब कि जो भी आपकी मेमोरी, जैसे कि रैम है, आप मतलब करंट में आपने इंटरनेट के थ्रू जो भी वेब पेज ओपन करके रखा है, मान लीजिए आपने गूगल का कोई पेज ओपन करके रखा है और आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव में ऑलरेडी कुछ फोटोज स्टोर्ड है, राइट। और जैसे ही मान लीजिए कि पावर आउट हो गया, तो पावर आउट हो गया, दोबारा से आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, तो वहां पर क्या होगा, जो वेब पेज खुला हुआ था आपका गूगल का, वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और आपकी जो सी ड्राइव में किसी फोल्डर में कुछ फोटोज स्टोर थी, तो वो क्या रहेंगी, वो तब भी वहां पर रहेंगी। तो मतलब जो मेमोरी होती है आपकी वो क्या होती है, वोलेटाइल होती है, मतलब कुछ ही टाइम के लिए होती है ना, परमानेंट नहीं होती है। और जो आपका स्टोरेज होता है वो कैसा होता है, वो परमानेंट होता है। जब तक कि आप उसको डिलीट नहीं करोगे वो आपके पास से नहीं जाएगा। हाँ, आपका अगर कोई फिजिकल डैमेज हो रहा है, ये टेक्निकल डैमेज हो रहा है, तो उसके कारण ही आपका स्टोरेज इफेक्ट करता है। अदरवाइज अगर जब तक आप अपने स्टोरेज में से कुछ भी चीज को डिलीट नहीं करोगे, वो वहां पर एज इट इज बनी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये समझा, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो गया, मेमोरी कैसी होती है, टेम्परेरी होती है, और जो आपका स्टोरेज होता है वो कैसा होता है, परमानेंट होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, नेपाल बॉट अ कंप्यूटर फॉर सेंसस ऑफ 2028 BS, दिस कंप्यूटर वॉज ऑफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नेपाल ने एक कंप्यूटर को खरीदा है, किसके लिए, सेंसस ऑफ 2028 BS। तो ये कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है, आपको ये बताना है। तो देखिए, वो है फर्स्ट जनरेशन का, वो है सेकंड जनरेशन का, क्या वो थर्ड जनरेशन का है, क्या वो फोर्थ जनरेशन का है। तो सिंपल बच्चों की, नेपाल ने जो कंप्यूटर खरीदा है जिसका सेंसस है 2028, वो किस जनरेशन से बिलोंग करता है, आपके सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता है, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड जनरेशन। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों हमारा, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। जो भी आपका एल्गोरिदम होता है या आपका जो भी फ्लो चार्ट होता है वो आपको किस तरीके से हेल्प करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है नो द मेमोरी कैपेसिटी, वो आपकी मेमोरी कैपेसिटी को बताता है, इसमें आपकी हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिफाई द बेस ऑफ ए नंबर सिस्टम, मतलब वो आपके नंबर सिस्टम के बेस को आइडेंटिफाई करता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका डायरेक्ट द आउटपुट टू अ प्रिंटर, मतलब जो आपका आउटपुट, मतलब जो आपका प्रिंटर है उसको क्या करता है, डायरेक्ट आउटपुट कर देता है, मतलब आपका जो भी इनपुट है वो डायरेक्ट उसको क्या करा देता है, प्रिंट करा देता है। नेक्स्ट है बच्चों, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफाई करता है और कंप्लीटली उनको क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता है। तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर कौन करता है बच्चों, फ्लो चार्ट करता है। फ्लो चार्ट में क्या होती है, आपकी सारी स्टेप फ्लो के अंदर बनी होती है कि मतलब इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, इसके बाद आपको कौन सा एल्गोरिदम लगाना है, इसके बाद क्या स्टेप रहेगी। तो जितना भी फ्लो चार्ट होता है वो क्या करता है, आपको स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करता है, स्पेसिफाई करता है पूरी तरीके से, और पूरी तरीके से कस्टमर को या जो भी पर्सन उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको क्या पता होता है, क्लियरली उस प्रॉब्लम का उस फ्लो चार्ट
पता होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम, एक सेकेंड। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है विच स्टेटमेंट इज अ वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट इसमें वैलिड कंप्यूटर प्रोग्राम बताता है आपको। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है इट इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, इट इज अंडरस्टूड बाय अ प्रोग्रामर, इट इज अंडरस्टूड यूजर्स एंड बोथ ए एंड बी। तो बच्चों जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है वो कौन कौन समझ सकता है, जो जिस पे वो बनाया गया है, या तो वो मतलब जो बनवा रहा है वो समझ सकता है, या जो जिसने बनाया है वो समझ सकता है। देखिए, तो ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं, कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं। कौन बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है। तो भाई अगर आपके सामने उनने जैसे कि आपका फेसबुक है, अब फेसबुक का आपको कोड निकाल के दे देंगे किसी भी जैसे कि आप लोग थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जानते होंगे, राइट। किसी नॉर्मल इंसान को अगर उसका कोड निकाल के दे दे और बोल दे कि भाई ये फेसबुक है, तो क्या वो समझ जाएगा? क्या नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो तो यूजर है, उसको तो सिर्फ फ्रंट एंड से मतलब, वो उसको नहीं पता कि बैक एंड पे क्या काम हुआ है, कौन सी लैंग्वेज पे बना है, क्या काम होता है, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा कंपाइलर है ना, कौन से वेरिएबल है। उनको इस चीजों से कुछ भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि भाई वो उनके कप ऑफ टी है ही नहीं, मतलब उनके बस की बात ही नहीं है वो, है ना, क्योंकि उन्होंने कभी प्रोग्रामिंग की ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा, है ना। तो जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं उनको सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है और प्रोग्रामर समझ सकता है ना। इट इज अंडरस्टूड यूजर, तो यूजर तो नहीं समझ सकते क्योंकि भाई उन्होंने प्रोग्रामिंग की ही नहीं है, तो प्रोग्रामिंग के बारे में वो क्या ही जानेंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए एंड बी। मतलब कंप्यूटर और प्रोग्रामर दोनों ही कंप्यूटर प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं बच्चों। What are the 3 decision making operations performed by ALU of a computer? तो यहाँ पर मुझे तो पता होगा बच्चों की सभी को ALU की फुल फॉर्म तो पता ही होगी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, देखिए तो यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है कि जो ALU होता है वो कौन से डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मतलब वो कौन से 3 ऑपरेशन हैं डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन जो आपका ALU परफॉर्म करता है। तो देखिए कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर हमें तीनों प्रोग्राम दिख रहे हैं या तीनों मतलब डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर दिख रहे हैं जो कौन यूज करता है, ALU यूज करता है। ग्रेटर देन भी यूज करता है, लेस देन भी यूज करता है, इक्वल टू भी यूज करता है और ऑल ऑफ दी अबव भी वो यूज करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क associated with changing the appearance of a document। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों कि आपका जो अपीयरेंस है किसी भी डॉक्यूमेंट का उसको क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं। देखिए पहला है बच्चों एडिटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज फॉर्मेटिंग एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दी अबव। तो एडिटिंग मतलब कि किसी भी फॉर्म में एडिटिंग करना, उसकी क्या करना है आपको कि भाई कुछ गलत हो गया तो उसको एडिट करके कुछ और चीजें लगा दी जाए, है ना। गलत फोटो अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट में लगा दी है तो उसको एडिट करके दूसरी फोटो लगा दी जाए, तो यहाँ पर एडिटिंग तो नहीं हो सकता। ओके, राइटिंग का मतलब क्या होता है भाई, वो तो टाइपिंग करना होता है, लिखना होता है ना। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि भाई हम उसका अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, मतलब कि भाई पीछे अगर कुछ और स्लाइड लगी है तो हमने कुछ नई स्लाइड लगा दी, है ना। टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर दिया, कलरिंग कर दी, फॉन्ट साइज चेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें बच्चों किसके अंदर आ जाएंगी, आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ जाएंगी। दैट इज क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाएगा आपका, राइट। फॉर्मेटिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, वर्ड की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, है ना, और फॉन्ट का अलाइनमेंट कर सकते हैं, और जो पैराग्राफ है उनका भी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। आप फॉर्मेटिंग टैब पे जाएंगे, आपको सारे ऑप्शन वहां पर मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों हमारा बोलता है Which of the following is used as a primary storage devices? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों हमारा मैग्नेटिक ड्रम्स, ऑप्शन नंबर बी इज हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी इज फ्लॉपी
एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है बच्चों, आपको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस पूछा गया है। तो ये जो आपका हार्ड डिस्क होता है ये तो सेकेंडरी डिवाइसेस होती है, फ्लॉपी भी और ऑल ऑफ दी अबो तो हो ही नहीं सकता। जो आपके मैग्नेटिक ड्रम्स होते हैं ये आपके सिस्टम में इनबिल्ट बने होके आते हैं, इसलिए ये कैसे यूज होते हैं बच्चों, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की तरह ये यूज होते हैं। हार्ड डिस्क आप क्या कर सकते हो, अलग से अटैच करवा सकते हो, फ्लॉपी डिस्क आप क्या कर सकते हो, अलग से अटैच करवा सकते हो। तो ऑल ऑफ दी अबो तो बच्चों इसका आंसर हो ही नहीं सकता। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका मैग्नेटिक ड्रम्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों हमारा, वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज, है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है बच्चों कि अगर कंप्यूटर का जो माउस है आपका, कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज क्या है, ट्रैक बॉल क्या है उसकी, स्टेशनरी है, डिफिकल्ट टू मूव, ड्रैग्ड, मूव इन अ स्मॉल स्पेस। जो बच्चों जो ट्रैक बॉल होती है वो क्या कहलाती है, उसकी स्टेशनरी कहलाती है। आपने देखा होगा माउस जो ऊपर एक तरीके की ट्रैक बॉल बनी होती है उसको क्या करती है, वो एक तरह की स्टेशनरी है जो आपके पेज को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन में हेल्प करती है, राइट। डिफिकल्ट टू मूव गलत, ड्रैग्ड गलत, मूव इन स्मॉल स्टेप्स गलत। तो ये क्या है बच्चों, आपकी स्टेशनरी है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन अ माइक्रोप्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइसेस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज इट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर जो बस है आपकी ट्रैफिक बस है, जैसे कि हमने पढ़ाया था आपको माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर में कई तरह की छोटी छोटी सी लाइंस बनी होती है, राइट। तो वो क्या करती है कि अगर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइसेस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज एट द सेम टाइम, मतलब दोनों चीजें, दोनों डिवाइसेस क्या कर रही है, सेम टाइम पे सेम डेटा को यूज कर रही है। तो उस चीज में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, तो बच्चों वो जो उसको कंट्रोल करेगा वो क्या होगा, आपका बस कंट्रोल, राइट। इंटरप्ट तो क्या होता है, बीच में बाधा डालना गलत, बस आर्बिट्रेशन गलत, स्टेटस तो होता ही नहीं है। हमने जो बस आर्किटेक्चर पढ़ा था उसमें क्या होता था बच्चों, इस तरीके की डिवाइसेस होती थी, है ना, और सारी डिवाइसेस किससे अटैच होती थी, नीचे एक तरीके का कंट्रोल, इस तरीके की डेटा बस लाइन चलती थी, याद होगा आपको, है ना, है ना। तो अगर कोई भी कंप्यूटर सेम टाइम पे सेम डेटा यूज कर रहा है तो उसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों, बस कंट्रोल उसको क्या करता है, बस कंट्रोल आर्किटेक्चर जो होता है वो क्या करता है, डेटा के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या डेटा के या डिवाइसेस के बीच जो भी ट्रैफिक होता है उनको क्या करता है, रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बस कंट्रोल। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों हमारा, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, एन इंटीग्रेटिंग डिवाइस मच कॉस्टलियर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर, फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप्स, है ना। जो आपकी आईसीज होती है, इसको याद रखिएगा बच्चों, आईसीज भी कहा जाता है ना। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आपने देखिए आईसी तो आपने कई बार देखी होगी किसी भी चीज में, या किसी रिमोट कंट्रोल में या किसी भी छोटी सी एक ग्रीन कलर की चिप आती है ना, जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, आईसी कहा जाता है। इसमें आपने देखा होगा इस तरीके की कुछ लाइनें बनी रहती है, कुछ आपको बिल्डिंग तरीके की दिखती होगी, है ना, कई इसे दिखता है कि भाई बहुत बड़ा आर्किटेक्चर है, छोटी सी डिवाइस होती है पर बहुत सारा उसमें चीजें बनी होती है। तो वो क्या होता है बच्चों, फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप, मतलब सिलिकॉन चिप के ऊपर सारा ट्रांजिस्टर, कंपाइलर, इंटीग्रेटेड चिप्स, आपके क्या कैपेसिटर, सिलेंडर, सारी चीजें उसके अंदर लगी होती है। तो वो क्या होता है बच्चों, आईसी क्या होता है आपका, फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आ गए हम। तो व्हाई आर वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वॉल्व्स, वैक्यूम ट्यूब्स जो होती हैं उनको वॉल्व्स क्यों कहा जाता है, राइट। अब ये समझते हैं वैक्यूम ट्यूब्स को वॉल्व क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, मतलब वो क्या करती हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई करती हैं, वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करती हैं और उनको स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे भेज देती है। भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है वैक्यूम ट्यूब्स में।
बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट्स। तो ये क्या करती हैं, दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट, बोथ ऑफ दी अबो और नन ऑफ दी अबो। नन ऑफ दी अबो तो होगा नहीं, बोथ ऑफ दी अबो भी नहीं है। यहाँ पे क्या है बच्चों, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट्स, मतलब जो वॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं, करेंट्स को अलाउ भी करते हैं, करेंट्स के फ्लो को अलाउ भी करते हैं और करंट के फ्लो को स्टॉप भी करते हैं। जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं उनको उनको क्या कहा जाता है बच्चों, वॉल्व्स कहा जाता है। कई बार आपने देखा होगा, वैक्यूम क्लीनर देखे होंगे आपने घर में, है ना, किस तरीके से वर्किंग करती है। अगर आपने स्विच ऑन किया है तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तभी आपका सारा कचरा उस वैक्यूम ट्यूब्स के वैक्यूम मशीन से अंदर आ जाएगा, और जैसे ही स्विच ऑफ कर दोगे तो वैक्यूम ट्यूब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, मतलब करंट का फ्लो वहां पर स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या करती हैं, ये करंट का फ्लो मतलब स्टार्ट भी करती हैं और करंट के फ्लो को स्टॉप भी करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वॉल्व्स भी कहा जाता है। ओके, तो आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होते चल रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करेगा, ताकि आने वाले सेशंस में हम आपके वो डाउट्स को सॉर्ट कर सके। ओके, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 है बच्चों हमारा, द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज, मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर आए थे आपके, वो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कब एज अ इंट्रोड्यूस हुए, तो मतलब किस कंपनी ने उनको क्या किया था, बनाना स्टार्ट किया था। तो देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों हमारा IBM, जिसका मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुपर यूनिवैक, ऑप्शन नंबर सी इज रेडियो शेक्स, ऑप्शन नंबर डी इज डेटा जनरल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर क्या है, द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट इन अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर, मतलब वो पहली फर्म या पहली कंपनी कौन सी थी जिसने क्या किया था, माइक्रो कंप्यूटर का मास प्रोडक्शन किया और लोगों के सामने एज अ पर्सनल कंप्यूटर उनको प्रेजेंट किया। तो वो कंपनी थी बच्चों आपकी रेडियो शेक्स, राइट। ये काम किसने किया था, रेडियो शेक्स ने किया था। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ओके, चलिए, मतलब रेडियो शेक्स वो फर्स्ट फर्म थी जिसने क्या किया था, मास प्रोडक्शन किया था माइक्रो कंप्यूटर का और लोगों को परोसा था एज अ पर्सनल कंप्यूटर। और तभी तो इतना ज्यादा कंप्यूटर्स का बूम चला है, क्योंकि पहले के टाइम पे इतने कंप्यूटर नहीं होते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे कंप्यूटर का यूजेस भी बढ़ता गया, राइट। रेडियो शेक्स आपको ये याद रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से जनरेशन में डेवलप किए गए थे। फर्स्ट जनरेशन में तो कंप्यूटर ही बना था, सेकेंड जनरेशन में थोड़ा अपडेट हुआ था, फिर आया बच्चों थर्ड जनरेशन एंड देन फोर्थ जनरेशन, राइट। तो बच्चों जो हमारा थर्ड जनरेशन था इसमें क्या हुआ था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। और जो आपकी फोर्थ जनरेशन आई उसमें क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप को क्या किया, लॉन्च किया गया या आईसी चिप को डेवलप किया गया था, राइट। अगर आपसे पूछे आईसी चिप्स का तो वो हुआ था फोर्थ जनरेशन में, और अगर आपसे पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी जनरेशन में डेवलप किए गए तो वो डेवलप किए गए थे बच्चों आपके फर्स्ट जनरेशन में, सॉरी थर्ड जनरेशन में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, व्हेन वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय whom, तो मतलब जो मार्केट में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किए गए थे, कब किए गए थे और किसने किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों हमारा हॉलेट पैकर्ड 1980, तो ये तो आपने देखा होगा, इसका फुल हाफ शॉर्ट फॉर्म होता है HP। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका एप्सन 1981, ऑप्शन नंबर सी इज लैपलिंक ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर इंक 1982 एंड ऑप्शन नंबर डी इज टेंडी मॉडल 200 1985। तो बच्चों जो फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में वो इंट्रोड्यूस किए थे एप्सॉन में 1981 में, राइट। इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, हॉलेट पैकर्ड जो होता है HP का फुल फॉर्म है, और HP कंपनी जब बनी थी उसका ईयर है 1980। ओके, और जो एप्सन है उन्होंने क्या किया था, फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च किया था 1981 में, एप्सॉन बच्चों याद रखिएगा। ओके, चलिए बच्चों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। BCD का फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या होता है, रीड करिए आप लोग। तो देखिए बच्चों BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, देखते हैं, पहले हम ऑप्शन से चलते हैं।
बाइनरी कोडेड डेसिमल, बिट कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। सिंपल है, बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। आई होप ये बच्चों आपको याद रखेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। अगर आपसे पूछ ले बीसीडी का फुल फॉर्म तो क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इससे ज्यादा तो आपसे पूछा ही नहीं, 3 वर्ड है, 3 वर्ड की फुल फॉर्म आपको बतानी है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है a set of information that defines the status of resources allocated to a process। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बच्चों, प्रोसेस कंट्रोल, ALU, रजिस्टर यूनिट और प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। मतलब तो यहाँ पर क्या है, a set of information then defines the status of resource allocation of a process। मतलब जो भी रिसोर्स एलोकेशन प्रोसेस है उसके बारे में पूरी जानकारी देना, पूरी इंफॉर्मेशन देना क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा बच्चों आपका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। मतलब कुछ भी स्टेटस है, मतलब आपके पास ये माउस है, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, मतलब कौन सी डिवाइस है, कौन सी डिवाइस को सपोर्ट कर रहा है, कौन सी डिवाइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वर्जन क्या है, किस कंपनी ने बनाया, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर लगा है, तो ये क्या है बच्चों, उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन है। मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है ना। किसी भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन देन डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड टू अ प्रोसेस। मतलब जो भी रिसोर्स एलोकेट किए गए हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में या जो भी चीज करने में, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, आपकी प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर डी, जो था आपका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों आपका, विच इज कंसीडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। तो मतलब यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सी डिवाइस है जिसको डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए है बच्चों हमारा ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन नंबर बी है माउस एंड डिजिटाइजर, ऑप्शन नंबर सी इज लाइट पेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। राइट, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है बच्चों कि वो इनमें से वो कौन सी चीज है जिसको आप डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। मतलब जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में डेटा को फीड कर सकते हो या डेटा को इनपुट करा सकते हैं। राइट, ऑप्टिकल स्कैनर से भी हम डेटा को इनपुट करा सकते हैं, माउस से और डिजिटाइजर से भी हम डेटा को इनपुट करा सकते हैं। आपने डिजिटाइजर देखा होगा, स्कैनर मशीन आती है एक तरीके की, उसको क्या कहा जाता है, डिजिटाइजर कहा जाता है। लाइट पेन की हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, डेटा को इनपुट करा सकते हो। मतलब क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। स्कैनर से, माउस एंड डिजिटाइजर, लाइट पेन, इन सब की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। किसी भी मतलब किसी भी चीज का इनपुट आप डायरेक्ट उसमें प्रोवाइड कर सकते हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों हमारा, विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुए उनमें से मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कौन सा था। देखिए ऑप्शन नंबर ए है IBM 1650, IBM 360, IBM 1130 एंड IBM 2700। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है। राइट, तो बच्चों जो फर्स्ट जनरेशन का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर था वो डेवलप किया था IBM कंपनी ने, और कब किया था, उसका नाम था 1650। मतलब ये उसका कोड है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि 1650 में डेवलप किया गया था, तब तो कंप्यूटर आए भी नहीं थे बच्चों। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, IBM 1650। राइट, IBM कहाँ पर है, IBM अमेरिका की कंपनी है जो अमेरिका में लोकेटेड है। ओके, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, चलिए आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड। मतलब कि एक रजिस्टर है जो क्या करता है, अलाउ करता है कि उसकी जो भी ऑपरेशन है वो लेफ्ट साइड से भी हो सके और राइट साइड से भी हो सके। तो वो कौन सी चीज है, पहला है बच्चों काउंटर, ऑप्शन नंबर बी इज लोडर, ऑप्शन नंबर सी इज एडर एंड ऑप्शन नंबर डी इज शिफ्ट रजिस्टर।
देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों कि आपका जो भी ऑर्गेनाइज रजिस्टर है वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने ऑपरेशन को मूव भी कर सकते हो, लेफ्ट में भी मूव कर सकते हो और राइट में भी मूव कर सकते हो। तो भाई इसमें मूव करना है तो भाई काउंटर में तो होता नहीं है, लोडर में लोड होता है, एडर में एडिशन होता है, राइट। तो शिफ्ट में क्या होता है बच्चों, ये दोनों तरीके से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो, लेफ्ट मूव होके भी और राइट मूव होके भी, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिफ्ट रजिस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, मतलब वो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो अभी भी अंडर डेवलपमेंट के अंदर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए है 4th जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी इज 5th जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी इज 6th जनरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज 7th जनरेशन। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5th जनरेशन, राइट। क्यों, क्योंकि 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो अभी भी क्या है, अंडर डेवलपमेंट के अंदर है, मतलब वो अभी भी डेवलपमेंट चल ही रहा है उनका, वो प्रॉपर डेवलप अभी नहीं हुए हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5th जनरेशन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, 5th जनरेशन के कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेजेस कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उनमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या है वो, ऑपकोड है, ऑपरेंड है, बोथ ऑफ द अबो और नन ऑफ द अबो। तो ऑपरेंड ऑपकोड का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का कोड क्या है ना। ऑपरेंड क्या है, ऑपरेशन का टाइप क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबो, मतलब इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ opcode, operation code and operand both of the above। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 का भी राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द above। ओके, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों हमारा, निमोनिक अ मेमोरी ट्रिक इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, जो आपकी मेमोनिक होती है, मेमोरी ट्रिक जो होती है वो इनमें से कौन सी लैंग्वेज में यूज की जाती है, आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, क्या है वो मशीन लैंग्वेज में यूज होते हैं मिमोनिक्स, क्या असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में यूज होते हैं, या नन ऑफ द अबो। तो बच्चों जो आपके मेमोनिक्स होते हैं, मेमोरी ट्रिक जो कहा जाता है, वो आपके असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा है सब्ट्रैक्शन, है ना, इस तरीके से लिखते हैं सब्ट्रैक्शन, तो जो आपके निमोनिक्स हो जाएंगे उसमें इसको लिखा जाएगा SUB। ये क्या कहलाते हैं, आपके निमोनिक्स कहलाते हैं, राइट। जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, कोड कर दिया जाता है ना, जो क्या कहलाते हैं, मेमोरी ट्रिक कहलाते हैं। और ये सारे मेमोरी ट्रिक कहाँ पर यूज होते हैं बच्चों, आपके असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर, विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, मतलब कि जो चिप्स होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है बच्चों हमारा, बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर्स, ए एंड बी ओनली। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो चिप्स बनाई जाती हैं उनके लिए क्या यूज किया जाता है, सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है। मतलब जो चिप्स होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेमीकंडक्टर का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा रिजेक्शन भी लगा सकते हो, क्योंकि देखिए चिप्स बनाने में बस का यूज तो नहीं होता है, कंट्रोल यूनिट भी नहीं होता है। अब ये दोनों ऑप्शन कट गए हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो भी ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बचता है आपका, सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों हम। अरे हमारे इधर शायद कुछ हो रहा है, यहाँ पर बैल ढोल बज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों हमारा, पीपल ऑफन कॉल डैश एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कि जो लोग हैं वो नॉर्मली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको बोलते हैं, आपको ये बताना है, राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है बच्चों हमारा कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी इज कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्टोरेज यूनिट। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जनरली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है, राइट। तो ये क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारा, CPU होता है, उसको जनरली लोग क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
तो आई होप बच्चों आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर सेशन नया अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमें अच्छा लगे कि भाई आपको सेशन हमारा पसंद आया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। A set of flip-flop integrated together is called dash। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड होते हैं टुगेदर, जो सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है काउंटर, ऑप्शन नंबर बी इज एडर, ऑप्शन नंबर सी इज रजिस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दी अब। तो क्या है बच्चों, जितने भी फ्लिप फ्लॉप टुगेदर होते हैं, जितने भी सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं इंटीग्रेटेड मतलब साथ में रहते हैं, जुड़े हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको रजिस्टर कहा जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर। ओके चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, द टर्मिनल डिवाइस that the terminal device that function as a cash register, computer terminal and OCR reader is known as। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि आपसे पूछा है कि ऐसी टर्मिनल डिवाइस जिनको आप कहाँ पर यूज करते हो, कैश रजिस्टर में, कंप्यूटर टर्मिनल में एंड OCR रीडर में यूज किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, राइट। तो देखिए बच्चों 38 का जो है इसका ऑप्शन से चलते हैं हम, डेटा कलेक्शन टर्मिनल, OCR रजिस्टर टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और POS टर्मिनल। तो यहाँ पे बच्चों आपने POS मशीन तो देखी होगी, जिसमें आप क्या किया जाता है, कार्ड को स्विप किया जाता है ना, बारकोड रीडर देखा होगा आपने। तो ये क्या होती है बच्चों, POS मशीन टर्मिनल कहा जाता है इनको, पे ऑन स्केल टर्मिनल ना। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज नोन एज POS टर्मिनल। ओके तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, POS टर्मिनल। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मेमोरी एड्रेस होते हैं, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आपको ये यहाँ पर बताना है, राइट। कैरेक्टर कोड में, बाइनरी कोड में, बाइनरी वर्ड्स में या पैरिटी बिट्स में। तो यहाँ पर आपको 39 का बताना है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस होते हैं आपके कंप्यूटर में, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। कैरेक्टर कोड में, बाइनरी कोड में, बाइनरी वर्ड्स में या मेमोरी पैरिटी वर्ड्स में। तो बच्चों आपको इतना तो पता होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है ना। मतलब हम जितना भी उसको कोड करके दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर ले रहा है। मतलब मैंने यहाँ पर अगर उसको हेलो लिखा तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको 010110 में क्या करेगा, ट्रांसलेट कर लेगा। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा बच्चों हमारा बाइनरी कोड, क्योंकि कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। जितने भी कोड आप उसमें डालते हो, जितनी भी चीजें आप उससे पूछते हो या कमांड करते हो, वो क्या करते हैं, आप तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में डाल रहे हो, पर उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है वो ऑटोमेटिकली उस लैंग्वेज को क्या करता है, अपने बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर लेता है, राइट। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस होते हैं वो बाइनरी कोड में ही क्या होते हैं, रिप्रेजेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस, सॉरी एक सेकेंड है ना, 16 bits are used to specify address in a RAM, the number of address will be। तो यहाँ पर आपको ये बताना है बच्चों कि जो कंप्यूटर का होता है आपका, उसमें 16 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस। तो 16 बिट्स जो होती हैं वो क्या करती है, आपके एड्रेस को स्पेसिफाई करती है रैम के अंदर। द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी, तो जो एड्रेस होता है उसका नंबर क्या होता है आपको ये बताना है। तो बच्चों जो उसका नंबर होता है वो होता है 65,536। तो बच्चों ये डिजिट आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो कंप्यूटर में जो एड्रेस स्पेसिफाई होता है रैम के अंदर, वो कितने बिट का होता है, वो 16 बिट का होता है, राइट। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो रैम के अंदर जो एड्रेस स्पेसिफाई होता है उसका साइज क्या होता है, 16 बिट का होता है, और जो एड्रेस के अंदर नंबर स्पेसिफाई होता है उनका साइज क्या है, 65,536। ओके तो बच्चों ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा अगर आ गया तो, है ना, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है बच्चों आपका, एक सेकेंड। अबेकस वॉज द फर्स्ट, मतलब जो आपका अबेकस कंप्यूटर आपने बहुत नाम सुना होगा, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अबेकस वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो अबेकस है वो क्या है, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है आपका, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है, मैकेनिकल कंप्यूटर भी नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी बच्चों वो नहीं है। तो सिंपली क्या है, जो आपका अबेकस है वो क्या है, मैकेनिकल कैलकुलेटर है। अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है बच्चों हमारा, द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, मतलब जितने भी डेटा को आप लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हो उसको क्या कहा जाता है। ओके, तो देखिए क्या उसको सॉर्टिंग कहा जाता है, क्लासिफाइंग कहा जाता है, रिप्रोड्यूसिंग कहा जाता है, समराइजिंग कहा जाता है, राइट। सॉर्टिंग का मतलब तो आप सभी को पता है कि डेटा को शॉर्ट कर देना, थोड़ा मतलब उसको क्या कर देना, कंबाइन कर देना, वो क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है अरेंजिंग इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है बच्चों, क्लासिफाइंग कहा जाता है। रिप्रोड्यूसिंग हम नहीं कह सकते, हम डेटा को यहाँ समराइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम समराइज भी उसको नहीं करेंगे। समराइज का मतलब क्या होता है, पूरे डेटा की समरी, मतलब जितना भी डेटा आपके पास है उन सबका ओवरऑल निचोड़ जो है वो क्या कहलाता है, आपका समरी कहलाता है। और यहाँ पर हमसे पूछा था लॉजिकल सीक्वेंस, मतलब जो डेटा है आपका उसको लॉजिकल सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे, ये क्लासिफाइंग कहलाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, फिर से चलिए रिपीट हो गया शायद ये क्वेश्चन ना। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर्स, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू डू मैथ्स वर्क। जो आपका सीपीयू होता है बच्चों वो क्या करता है, आपका क्या करता है, टू प्रोड्यूस रिजल्ट, मतलब जितने भी काम उस कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं उनका रिजल्ट वो आपको प्रिपेयर करके दे, ये उसकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉजिक यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, शायद ये 43 था, ये 44 था। ओके, before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the records provides the records disk address. What information does the address specify, मतलब जितना भी रिकॉर्ड आपके डिस्क के अंदर स्टोर है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, मतलब जो आपकी डिस्क ड्राइव है वो एक्सेस से पहले जितने भी सेक्टर के रिकॉर्ड एक्सेस करती है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, उस डिस्क को रिकॉर्ड एड्रेस प्रोवाइड करता है। व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफाई, तो मतलब ये जो डिस्क है उसके अंदर किस तरीके का एड्रेस स्पेसिफाई हो सकता है, तो एड्रेस नंबर भी हो सकता है, सेक्टर नंबर भी हो सकता है, सरफेस नंबर भी हो सकता है और ऑल ऑफ दी अबव तो होगा ही होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। Today's computer giant IBM was earlier known by different name which was changed in 1924. What was the name, मतलब जो आज कंप्यूटर की जाइंट कंपनी है IBM, पहले इसका नाम कुछ और था, राइट। 1924 में क्या हुआ बच्चों, इसका नाम चेंज हो गया। तो what was that name, तो जब नाम चेंज होके IBM हुआ तो IBM के पहले उसका नाम क्या था, आपको ये बताना है। ओके, तो चलिए पहले ऑप्शन से देख लेते हैं हम। पहला है बच्चों टेबुलेटर मशीन डॉट को, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग को, द टेबुलेटर लिमिटेड, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग डॉट को। तो मतलब जो IBM जो आपकी कंपनी है जाइंट कंपनी, इसका पहले नाम क्या था, कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग को, है ना। 45 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है बच्चों, सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर, जो आपका कंप्यूटर होता है और सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या होता है आपको ये बताना है। एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ अ हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज द स्पीड of central processing unit,
बोथ ऑफ दी अबो और नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पर क्या करता है बच्चों, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो वो तो स्पीड को इंक्रीज तो नहीं करता है। एनहांस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन, मतलब जितनी भी हार्डवेयर मशीन होती है आपके कंप्यूटर के अंदर, उनकी कैपेबिलिटीज, उनके कार्य करने की जो एबिलिटी होती है, उनको क्या करता है, एनहांस करने का काम करता है। ओके, जैसा कि आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड को कब यूज होगा, जब उसके पास नोटपैड होगा, तो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। नोटपैड है तभी आप कीबोर्ड की बटनों को यूज कर पा रहे हो, तो ये क्या कर रहे हैं, आपके जो हार्डवेयर्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज को क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है। ओके, चलिए 47 की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सी चीज है जो प्रोसेसिंग का काम नहीं करती है। पहला है बच्चों अरेंजिंग, ये भी एक प्रोसेस है। मैनिपुलेटिंग, ये भी एक प्रोसेस है आपके कंप्यूटर के अंदर। कैलकुलेटिंग, ये भी एक प्रोसेस है आपके कंप्यूटर के अंदर। और गैदरिंग, इसी तरीके का कोई भी प्रोसेस आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। हमने कभी भी गैदरिंग तो देखा नहीं अभी तक, है ना। डेटा को अरेंज करना देखा है, डेटा को मैनिपुलेट करना देखा है, डेटा को कैलकुलेट करना देखा है, और हमने अभी तक डेटा को गैदर करना तो यहाँ पर नहीं देखा है ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा गैदरिंग। ओके, चलिए 48 की ओर चलते हैं बच्चों। एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज, जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो सुटेबल होती है कौन से सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग के लिए। तो देखिए बच्चों, पहला है आपका प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, प्रोसेसिंग पेरोल प्रोसेसिंग, बोथ ए एंड बी और ऑल ऑफ दी अबो। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 48 है उसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ दी अबो कर सकते हैं। ये क्या करता है, ग्रेड्स को प्रोसेसिंग करता है, और आपके जो पेरोल्स होते हैं उनको भी क्या करता है, ये एप्लीकेशंस के थ्रू उनको भी प्रोसेस करने का काम करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर्स विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज, मतलब यहाँ पर आपको माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये क्या है। क्या ये XT कंप्यूटर्स है, AT कंप्यूटर्स है, PS/2 कंप्यूटर्स है, या नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पर बच्चों जो आपका 80286 माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या है, आपका AT कंप्यूटर्स है। ओके, ये बच्चों अभी यहाँ पर आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये आपका पार्ट ही नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर से जो भी क्वेश्चन है बस हमने वो आपको यहाँ पर बताए हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर खुद एक बड़ा सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर हम छोटे से टाइम में इसको हम पूरा डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है बच्चों हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोडक्शन, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, इनमें से वो कौन सा प्रिंटर है जो बेस्ट ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। पहला है बच्चों हमारा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी इज प्लॉटर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पर बच्चों जो लेजर प्रिंटर होता है इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा क्या होती है, बेस्ट होती है आपके ग्राफिक रिप्रोडक्शन में। ओके, तो यहाँ पर हो गए बच्चे हमारे 50 क्वेश्चन, और यहाँ पे हमने किया आज टोटल कंप्लीट अपने 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट। तो ये सेशन यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके साथ पॉइंट भी डिस्कस किए हैं, ऑप्शन भी डिस्कस किए हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज का सेशन तो अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो इसके साथ बच्चों जितने भी डाउट्स आपके आ रहे हैं या जो भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए और क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करिए कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट सेशन में लेकर आ जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको डिस्कस करा देंगे वहाँ पर। ओके, तो ये सेशन बच्चों एंड करते हैं, और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in। तो बच्चों यहाँ पर आप एक्सेस करोगे तो यहाँ पर आपको जितने भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं मिल रहे हैं, सब्जेक्ट की बुक नहीं मिल रही है, ये डाउट है वो डाउट है, तो यहाँ पर बच्चों आप एक्सेस करिएगा। यहाँ पर आपको सारी बुक्स के PDF फॉर्म मिल जाएंगे, MCQ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और क्विक नोट्स भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। अब जैसा कि आपकी
डेट शीट आ चुकी है टर्म 1 की, तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गया होगा मैथ्स का, साइंस का, भाई बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है, जिनने तैयार किया उनके लिए तो ठीक है, पर जिन्होंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया भाई वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो उनके लिए एक वन शॉट सॉल्यूशन है बच्चों, कि ये नई बुक लॉन्च हुई है हमारी वेबसाइट पे, तो जिनका प्राइस भी काफ़ी कम रखा गया है ना, 75-85 रुपये। और साथ में आपको क्या करना है, मेरा कोड लगाना है प्रीति30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आप प्रीति30 कोड भी लगाओगे तो इन जो बुक के प्राइस है इन पे आपको बच्चों 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो बच्चों जैसे कि टर्म 1 पास में है, बुक को परचेज करिए, पढ़िए अच्छे से और अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आइए, है ना, बिना किसी टेंशन के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सारा कुछ इजीली शॉर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसी के साथ बच्चों ये सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। तब तक के लिए बिना पैनिक किए अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान लगाकर पढ़िए, कम पढ़िए पर अच्छा पढ़िए और रेगुलर पढ़िए। ओके, चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।